ओके तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट 5 जो किस टॉपिक पे है, सीक्वेंस सीरीज, डिफरेंशियल कैलकुलस, है ना, वन और टू वेरिएबल या प्रोबेबिलिटी। तो सब क्या है ना कंबाइंड है, तो इसमें ये टॉपिक वाइज है, मतलब 3 टॉपिक कंबाइंड है, कैलकुलस, सीक्वेंस सीरीज और प्रोबेबिलिटी। तो चलिए, तो जिन लोगों ने ट्राई किए हैं बताइए कहाँ से स्टार्ट करें। टू, ओके। कह रहा है कि कंसीडर द सीक्वेंस ए एन एंड बी एन डिफाइंड बाई, ओके। तो ये तो पहले भी मिला था हमें ना, ये मिक्स्ड है, ओके। तो इसमें ये कह रहा है कि ए एन इज 2n प्लस 3 की पावर एन होल पावर 1 बाई एन, राइट। तो ये हमें पहले भी मिला है क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि आपके पास ए एन है, ठीक है ना, ये सेकेंड वाला है ना, सेकेंड क्वेश्चन है ये, हाँ। ए एन इज 2n प्लस 3n और होल की पावर 1 बाई एन। तो पहले an की लिमिट निकाल लेते हैं। तो लिमिट n टेंस, हाँ ठीक है ना। लास्ट टेस्ट में इसका आंसर 3 दिया था और इस टेस्ट में 2 दिया है। अच्छा, क्योंकि वही लग रहा है क्वेश्चन तो रिपीटिव, आंसर कैसे अलग हो गया, चेक कर लेते हैं। तो हम लोग लास्ट में डिस्कस किए थे ना, तो इसमें क्या होगा, हाँ प्रॉब्लम ये होता है ना, जैसे मान लो सोचो तुम अगर यहाँ से 3 कॉमन लोगे या 2 कॉमन लोगे, तुम्हें सोचना होता है यहाँ पे। तो 3 कॉमन लेंगे तो 2/3 बनेगी, और 2 कॉमन लेंगे 3/2, 3/2 की पावर इंफिनिटी हो जाएगी, तो 1/3 होगा। तो इसमें गलत किया है, इसका मतलब 3 कॉमन लो लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3 होल पावर n प्लस 1 इसकी पावर 1/n। अब इसकी लिमिट निकालनी है आपको, तो यहाँ पे जब आप लिमिट निकालेंगे इस चीज की, सो यू हैव टू फाइंड लिमिट ऑफ दिस। सो ये इक्वल टू आ जाएगा 3, ये आ गया, और 1 मिनट, 3 कॉमन लिया ना हमने, तो अभी हमने कॉमन लिया है इसका। सो अभी क्या है, 1 प्लस 0 और 1 बाई इंफिनिटी 0। तो ये 1 है ना, इंटरसिमिटी लगाओगे 3 हो गया, ये 2/3 की पावर इंफिनिटी है ना, 2/3 तो इंफिनिटी होगी पावर, तो 0 हो गई 1, तो ये फाइनली 1 मतलब 3 आ गया ना। तो an की लिमिट 3 आ गया। अब यहाँ एक bn नया सीक्वेंस दिया है, bn क्या है, n अपॉन 1 बाई a1 प्लस 1 बाई a2 डॉट 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 1 बाई an, ठीक। और ये कितना होगा, तो ये a1 a2 a3 का हार्मोनिक मीन बोलते हैं, a1 to an सीक्वेंस है तो उसका हार्मोनिक मीन है, तो bn की लिमिट an के इक्वल होगी एक्चुअली। तो ये जो है यहाँ से bn की लिमिट निकालोगे ना, हार्मोनिक मीन होने का था, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, तीनों का मीन सेम रहता है। तो bn की लिमिट वही आएगी जो an की लिमिट आएगी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, bn जो आएगा दिस इज सेम एज द लिमिट ऑफ an which is 3 होगा, यहाँ गलत है, इसको फिर करेक्शन करना पड़ेगा। ये कैसे कैसे लोग कर रहे हैं, तो यहाँ से ठीक है देख लो, तो आंसर इज 3 नॉट 2, है ना। ओके नेक्स्ट, हाँ हाँ, और जिन लोगों ने ट्राई किया बताओ, मुझे लग रहा है सब लोग ट्राई नहीं कर पा रहे। देखो तुम्हारी तैयारी हो ना हो, टेस्ट दो यार, बहुत टेस्ट है, तुम ये मत सोचो बाद में देंगे, बाद में अपलोड होता रहेगा टेस्ट। तुम जब तक, तुम अभी जो टेस्ट है उसको कंप्लीट करते जाओ, टेस्ट आते रहेंगे, तो जितनी तैयारी है उतने पे ही टेस्ट दो। तैयारी ऐसे नहीं पूरी तैयारी हो जाएगी तब देंगे, तो वैसी तैयारी कभी नहीं होगी, मेरी भी पूरी तैयारी नहीं है, ऐसी अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो वैसा ही है। तो वैसे जरूरी थोड़ी है कि तुम्हें पूरी तैयारी हो जाएगी तब दोगे टेस्ट, कभी ऐसा दिन नहीं आएगा जब पूरी तैयारी तुम्हारी हो जाएगी। सो जस्ट जितनी प्रिपरेशन है उतने प्रिपरेशन पे ही टेस्ट अटेम्प्ट करो, और जितने मार्क्स आए बस देखो उसमें कहाँ कहाँ कमी है उसको ही इंप्रूव करने की कोशिश करो वहीं से, है ना। क्योंकि इतने सारे दुनिया में चीजें हैं, कितनी चीज करोगे, तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है, तो जो प्रेजेंट में है उसी से कंटिन्यू करो, ये है। सो एक बार टेस्ट दो, गलतियां निकालो, कहाँ मिस्टेक्स हो रहा है, कमियां देखो, उस पर काम करो, ये चीज है। जी 2 के बाद सो 6 है ना, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे टेस्ट, अगर टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करोगे, मैं तो क्लास चला रहा हूँ, तो वही बच्चे भी पीछे वो कर रहे हैं, तो फिर इसको भी होल्ड करना पड़ेगा कुछ दिन के लिए। फिर वही है कि अब 100 टेस्ट का डिस्कशन है, तो तुम
डेली एक टेस्ट दो, तुम्हारी तैयारी कितनी भी है डेली एक टेस्ट दो और साथ में अपना कमियां दूर करते रहो, पीछे की जो चीजें चल रही चलने दो। एक एक टेस्ट 2 to 5 में सब लोग डेली दो, है ना। देखो मॉक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट, तुम कोई भी अच्छे रैंक वालों से पूछोगे वही बोलेगा कि मॉक टेस्ट बहुत सिखाता है ना। वो सब जो तुम मॉक टेस्ट दौरान सीखोगे वही एग्जाम में तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। तैयारी जो करनी थी कर दी है, थ्योरी परफेक्ट कभी नहीं बनोगे, है ना। तो आप बस उसी के थ्रू सीखते रहो, टेस्ट के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू सीखते रहो। और ये क्या है, एक असाइनमेंट टाइप, एक मॉक टेस्ट अगर 60 क्वेश्चन का है तो यूँ समझ लो 60 क्वेश्चन तुम्हारे पास हो गया टेस्ट के दौरान, बाद में एक बार फिर से सॉल्व कर लो, एक बार टेस्ट के दौरान किए, बाद में एक बार फिर से कर लो, अब जो गलती रह गई पूछ लो। ऐसे तो तैयारी तो हो रही है, मतलब तुम्हारा एक यूँ समझ लो असाइनमेंट ही सॉल्व कर रहे हो तुम, ये समझ लो इस तरह से। तो प्रैक्टिस समहाउ तो हो ही रहा है ना इसके थ्रू ही, टेस्ट के थ्रू ही। अब तुम सोचोगे एंड के 1 महीने में 100 टेस्ट कैसे दोगे, फिर तुम्हें रोज 3 टेस्ट देना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं पॉसिबल होगा। इसलिए अभी क्या 3 महीना है, डेली एक एक टेस्ट दो, साथ में अपने कमियां दूर करते रहो, जो बैकलॉग्स है उसको भी क्लियर करता रहो, साथ में पैरेलली करते रहो हर चीज, पैरेलली बैकलॉग क्लियर करो, पैरेलली पीवाईक्यू करो, पैरेलली मॉक टेस्ट दो, ऐसे करके टाइम डिवाइड करके 2-2 घंटे डिवाइड कर लो 3 चीजों में, अगर 3 चीज है तुम्हारे पास, नहीं तो 1-1 घंटे है तो 1-1 घंटे ही करो, इस तरह से है। जो भी है 1-1 घंटे करके, मतलब टेस्ट तो तुम्हें देना पड़ेगा ना, तो एक टेस्ट डेली दो, एक टेस्ट डेली अटेम्प्ट करो। चलिए नेक्स्ट आते हैं 6 पे, है ना। सो 6 क्वेश्चन ये है कि ये एस एक सेट है 1 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 की पावर n, यहाँ फिर से लगा मिस्टेक है, 1/2 की पावर n, है ना, देख के समझ आ रहा है कि 1/2 है, 1/2 स्क्वायर है तो क्या होगा 1/2 की पावर n होगा। ए बी बी द टू इवेंट डिफाइंड एज, ए में है 1 और 1/2 और बी में है 1/2 स्क्वायर एंड सो ऑन। अच्छा तो इस तरह से है, तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी विल बी, तो मुझे इसका आंसर 1 होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए, अच्छा आंसर 1 होना चाहिए नहीं, हाँ क्योंकि ये आगे डॉट 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 होगा, मुझे लग रहा है ये आपका मतलब ये क्या दे रखा है इन्होंने कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी है ना, तो 1 1/2 1/3 एंड सो ऑन, तो इसकी प्रोबेबिलिटी यूनियन की 0 क्यों होगी, ए भी 2 इवेंट, ए में 2 मेंबर है और एस तुम्हारा एक सेट है, सो ऑन चलता जा रहा है, कोई बात नहीं। अगर एस तुम्हारा सपोर्ट है फॉर एग्जांपल, तो टोटल सपोर्ट की प्रोबेबिलिटी 1 ही होनी चाहिए, हाँ 0 तो नहीं आएगी ना, क्योंकि कुछ तो मास होगा इन पॉइंट्स पे, तो 1 ही होगा। ये फिर से यहाँ में मिस्टेक है, आंसर्स कीज कैसे बनाते हैं लोग। नेक्स्ट वीकेंड में भी गलती था, ये क्वेश्चन 0 ही दिया था वहाँ भी। अच्छा ये गलत इसमें कर रखा है, कहाँ पे था ये सब, क्या बोले, पर वो गूगल फॉर्म पे टेस्ट हो रहा था। अच्छा उस समय जो हो रहा था, ओके हाँ वही मिस्टेक, इसको करेक्ट करवाना पड़ेगा। तो एक बार हाँ ये मॉक टेस्ट लिख के क्वेश्चन नंबर लिख के भेज दो, वो करेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बताइए, तो इसमें 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 11 चैट में लिख दो, मैं चैट में देख लूंगा। तो 11 14 16 तो 11, हाँ तो ये पहले गूगल फॉर्म पे एक टेस्ट हुआ था, मुझे लग रहा है उसी के कुछ क्वेश्चंस यूज हुए हैं, है ना, शुरू में ये टेस्ट हुआ था, याद आ रहा है मुझे। तो यहाँ पे कोई बात नहीं, ठीक है सेम है। तो A writes to B and does not receive an answer, assuming that one letter in N, है ना, शुरू में जब पोर्टल पे टेस्ट नहीं होता तब गूगल फॉर्म पे होता था, तो ये टेस्ट वहां पहले कंडक्ट किए थे हमने। So A writes to B and does not receive an answer, assuming that one letter in N is lost in the mail. Okay, find the chance that B received the letter. It is also assumed that B would have answered the letter if A had received it. Okay. तो आपको क्या क्या गिवन है यहाँ पे, ए और बी कोई 2 पर्सन है जिनके बीच है ना लेटर एक्सचेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि ए ने बी को लिखा लेकिन डज नॉट रिसीव आंसर, ए को आंसर नहीं मिला, है ना। ए ने बी को लेटर लिखा लेकिन बी से
बी का आंसर ए तक नहीं पहुंचा, ये कहना चाह रहा है कि ए का लिखा बी को, लेकिन बी का आंसर ए तक नहीं पहुंचा, तो जो बी ने लेटर भेजे नहीं, मतलब ये समझ या आया नहीं उसके पास। तो देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। अज्यूम करो कि एक लेटर इन एन इज लॉस्ट इन द मेल। अब मेल में क्या हो रहा है कि एक लेटर मिस हो जा रहा है एन में से, तो एन लेटर अगर भेजा गया है तो एक मिस, मतलब मिसिंग की प्रोबेबिलिटी 1/n है और नॉन मिसिंग की प्रोबेबिलिटी n-1/n है। अब फाइंड द चांस दैट बी रिसीव्ड द लेटर, और हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी कि बी को लेटर रिसीव हुआ होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब आगे बता रहा है इंफॉर्मेशन आपको कि ये ऐसा, इट इज अज्यूम्ड, ये अज्यूम करो कि बी वुड हैव आंसर्ड इफ लेटर इफ ए हैज रिसीव्ड इट। बी वुड हैव आंसर्ड द लेटर इफ बी हैज रिसीव्ड इट ना, यहां भी मिस्टेक लग रहा है, बी हैड रिसीव्ड इट। ठीक है, तो मतलब ये है ए हैड रिसीव्ड इट, क्या मतलब है, मतलब बी हैज रिसीव्ड है ना, तो बी के पास अगर लेटर पहुंचा तो बी आंसर करेगी, ये फिक्स है। तो अब यहाँ पे क्या तरीका है, देखो क्या क्या होगा। या तो एक तरीका है कि ए ने जब लेटर भेजा तो हो सकता है मिस हो जाएगा तो बी तक नहीं पहुंचेगा, यही चीज है ना। क्वेश्चन ये फाइंड द चांस दैट बी रिसीव द लेटर, हमें निकालना है कि बी रिसीव द लेटर। तो देखो ए एक पर्सन है और बी एक पर्सन है, सो ए का लेटर बी तक जाएगा, बी का लेटर ए तक आएगा, इस तरह केस है। सो हमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए राइट्स टू बी एंड डज नॉट रिसीव एन आंसर, ये बता रखा है कि ए राइट्स टू बी एंड डज नॉट, ये पता है मुझे कि लाइक मुझे गिवन है कि ए डज नॉट रिसीव आंसर, तो लाइक मगर इवेंट इसका नाम दो, मान लो इवेंट ई है कि ए डज नॉट रिसीव आंसर, ये इवेंट ई है। और E1 क्या पूछा है, फाइंड द चांस दैट बी रिसीव्ड द लेटर, तो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि बी रिसीव्ड लेटर और बी डज नॉट रिसीव्ड, है ना। सो बी रिसीव्ड लेटर, या दूसरी पॉसिबिलिटी है कि बी डिड नॉट रिसीव लेटर, ठीक है, बी डिड नॉट रिसीव लेटर, ये दो पॉसिबिलिटी है। अब मुझसे पूछा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि बी रिसीव्ड लेटर गिवन दैट ए डज नॉट रिसीव द आंसर। आपको E1 गिवन ए निकालना है, तो इसका मतलब ये हो गया, बेस थ्योरम लगाइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू ए गिवन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी E2, मतलब समेशन लग जाएगा ना, सो EI इनटू ए गिवन EI, एंड इस पे समेशन I फ्रॉम 1 टू, सो I फ्रॉम 1 टू जहां तक भी जा सकते हैं ना, सो I फ्रॉम 1 टू 2 ही होगा ना, दो ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। अब मुझे ये कैलकुलेट करने हैं, तो पहले तो E1 की प्रोबेबिलिटी निकालो, ए डज नॉट रिसीव आंसर, इसका क्या मतलब है, सॉरी E1 का मतलब बी रिसीव्ड लेटर, इसका क्या मतलब, बी रिसीव लेटर करेगी, इसका मतलब क्या है कि लॉस नहीं हुआ, ये मतलब है ना। ए ने लेटर लिखा बी को, तो या तो बी को रिसीव होगा या नहीं होगा, तो लॉस होने का चांस 1/n है, लॉस ना होने का n-1/n है, इसका मतलब बी को लेटर रिसीव हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहां से मैं पूछना चाह रहा हूं कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तो बी रिसीव्ड लेटर, E1 इज बी रिसीव्ड लेटर, मतलब लॉस नहीं हुआ, तो लॉस ना होने की प्रोबेबिलिटी ये है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा, E2 का मतलब हो गया कि लाइक बी रिसीव्ड लेटर, मतलब लॉस नहीं, देखो E2 बी डिड नॉट रिसीव लेटर, मतलब लॉस हो गया, तो लॉस का 1/n। अब मुझे जरूरत है इसका, ए गिवन E1 और ए गिवन E2, सो आई नीड दिस, ए गिवन E1 या ए गिवन E2, मुझे ये चाहिए।
सो ए गिवन E1 और ए गिवन E2, तो ए गिवन E1 क्या होगा? बताओ, ए गिवन E1 में क्या मतलब है कि अगर बी रिसीव किया लेटर तो ए डज नॉट रिसीव आंसर, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? अगर बी ने रिसीव किया ए गिवन मतलब ना, तो ए डज नॉट रिसीव आंसर, इसका क्या मतलब है? तो बी के पास पहुंचेगा तो सी विल श्योरली आंसर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर क्यों नहीं आया, क्योंकि बी ने जो लेटर भेजा वो लॉस हो गया होगा। मतलब अगर नहीं आया तो लॉस हो गया, अब मिला तो लॉस नहीं हुआ। तो ए डज नॉट रिसीव आंसर मतलब वो लेटर लॉस हो गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फिर से 1/n हो जाएगी एक्चुअली। ठीक है, चेक कर लो पहले, एक रुक जाओ, पहले यहां पे मैं ए गिवन E1 है ना, और अगर E2 का मतलब है कि बी डिडंट रिसीव लेटर, बी ने लेटर रिसीव किया ही मतलब रिसीव हुआ ही नहीं बी को, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए डज नॉट रिसीव आंसर? तो उसने कहा था अगर बी को लेटर पहुंचा होगा तो सी विल श्योरली आंसर। तो बी डिडंट रिसीव लेटर, तो लेटर नहीं हुआ, तो बी को लेटर रिसीव ही नहीं हुआ, ये गिवन है आपको। तो वो उसका आंसर ए को नहीं रिसीव होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? सर जब बी को मिला ही नहीं तो फिर वो रिप्लाई तो ये श्योर है कि वो नहीं आंसर आएगा उसको, है ना? यस। तो इसका मतलब है कि 1 हो जाएगा ये। जी जोर से बोलो। सर बोलिए, फिर तो लॉस ही हुआ तो वही प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए ना। हाँ, तो लॉस का हम ले चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ पे E2 लिख चुके हैं, मुझे पता है कि लॉस हो चुका है, वही मतलब है कि बी डिडंट, मुझे पता है, दिस इज नोन, गिवन है, बात कर रहे हैं। सो वी नो दैट बी डिडंट रिसीव लेटर, मतलब वी नो दैट लेटर इज लॉस्ट। सो व्हाट इज द चांस ए विल नॉट गेट आंसर फ्रॉम बी? सो दिस इज श्योर दैट नॉट गेट, बिकॉज लेटर लॉस हो चुका है। सो आई हैव अज्यूम्ड दैट लेटर इज लॉस्ट, यहाँ था लेटर डिडंट लॉस, तो लॉस नहीं हुआ तो ए को आंसर नहीं मिलेगा। इसका मतलब जब बी से ए तक आते हुए लॉस हो गया वो, तो 1/3 चांस था। अब अगर बी को मिला ही नहीं लेटर तो पहले ही लॉस हो गई, हमने अज्यूम कर लिया, तो मुझे आगे की प्रॉपर्टी निकालनी, वो हम यहाँ ले चुके हैं जो केस है। अब यहाँ पे मुझे बताना है कि बी से ए तक नहीं पहुंचे, क्या प्रोबेबिलिटी है? क्योंकि बी को पहुंचा ही नहीं, दिस इज श्योर दैट दे विल नॉट, ए विल नॉट रिसीव आंसर, ये तो पक्का है, क्योंकि पहुंचा ही नहीं बी तक, तो आंसर कैसे करेंगे? ओके, तो ये हो गया, ये पुट कर लो, डेटा आ जाएगा, आंसर चेक करके देखो आप। सो दिस डेटा आप फीड करो यहाँ पे, देखो ये यहाँ पुट करो, देखो क्या आता है बेस थ्योरम में। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हो गया अभी हम 11, 14, 16, तो कहाँ पे थे? 11 पे थे। 14 है कि यू आर गिवन अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 3 फ्रॉम कॉन्टिन्यूअस पीडीएफ दिस, तो ये बीटा है 1,2 है ना, बीटा फर्स्ट काइंड 1,2। अब आपसे बोल रहा है कि फाइंड द 12th and half percentile of the largest order statistics for the random sample of size 3। अच्छा, तो पहले तो आपको nth थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स निकालना है। तो क्या थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का CDF आएगा यहां से? क्या आएगा? सो यहां से अगर आप फाइंड करेंगे कि जो थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, तो ये 14 है ना, तो आप जानते हैं कि nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का CDF क्या होता है? बताइए, कोई रैंडम सैंपल में nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का CDF क्या होता है? जी, सो ये पावर आपका n हो गया, मतलब n हो जाएगा, अभी n रख लो, n3 है हालांकि। अब यहाँ पे इसका CDF क्या आता है? 2 × 1 - x है, तो इसका CDF क्या आएगा? इसका CDF निकाल लीजिए, 0 से x में इंटीग्रेट करके,
तो वही यहाँ पे थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का हम लोग CDF लिख रहे हैं और सैंपल साइज 3 का ही है तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो ये CDF निकालिए पावर 3 हो जाएगा। देखिए क्या है CDF इसका। सर वो पीडीएफ क्या दिया हुआ है सर क्लियर? 2 into 1 minus x, 2 into 1 minus x ब्रैकेट में है और x 2x माइनस में x स्क्वायर। ओके 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, x स्क्वायर बाई 2 कट गया, ठीक है। सो 2x माइनस एक्स स्क्वायर ये आ गया। तो ये आपका कितना आ गया? ये आ गया आपका कि 2x माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3। दिस इज CDF ऑफ दिस। अब आपको निकालना है 12.5 परसेंटाइल। तो 12.5 परसेंटाइल निकालना है। तो क्या करेंगे आप? So 12.5 percentile. How to find? किसका चाहिए? इक्वल रखना हो 125 1000। हाँ मतलब 12 पॉइंट है ना, तो परसेंटाइल 0.125 कर दो। 12.5 परसेंटाइल। तो यहाँ से x निकाल लो, वही आंसर होगा। लेकिन इसने आंसर शायद गलत दे रखा है क्या? तो यहाँ से आप x निकाल सकते हैं, सॉल्व करना आसान है। पहले तो उसको उधर भेज दो क्यूब को, फिर क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व तो कर सकते हैं आप। फिर x जो आएगा उस सपोर्ट में आना चाहिए 0 से 1 के बीच। ठीक है, तो क्या इनमें से आइए क्या कॉस साइन में लिख दिया आंसर। ओके चेक कर लेना, ये cos पाई 4 1/√2 होता है ना, तो हो सकता है ये आता हो 1 - 1/√2, इसलिए बना दिया ऐसा, ठीक है ना। ओके तो हो जाएगा 1 - 1/√2 आंसर आ जाएगा। ओके सर। तो ये वैल्यू पुट कर देना उसका। ओके नेक्स्ट है, सो 14 हो गया। 14 के बाद 16 कह रहा है कि एफ आर से आर में एक फंक्शन है, बॉक्स को भी सॉल्व करना क्या दिक्कत है। फंक्शन दैट सेटिस्फाइज fx माइनस fy का मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड x माइनस वाई साइन में x माइनस वाई फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू r होगा इस तरीके से, जो भी डोमेन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? f is continuous need not be uniformly continuous। तो फिर से आपके सिलेबस में कॉन्टिन्यूअस भी है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी जैम में नहीं है। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यू हाँ नॉट नेसेसरली डिफरेंशिएबल, वो कैसे होगा? बट नॉट नेसेसरली डिफरेंशिएबल। ओके तो यहाँ पे क्या होगा, आप अगर मॉड x माइनस वाई से डिवाइड कर दें, x टेंस टू y कर देंगे तो क्या होगा यहाँ पे? अच्छा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, fx माइनस fy अपॉन x माइनस वाई, हम y टेंस टू x ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा f डैश x लेस देन इक्वल टू मॉड में f डैश x लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा ना ये तो यहाँ पे। यस सर। तो f डैश x लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब f डैश x का मॉड इक्वल टू 0। तो f डैश x 0 है एक्चुअली, f डैश x 0 है तो fx कांस्टेंट फंक्शन होगा। तो ये गलत आंसर फिर से लगा दिए, ये सी ऑप्शन बी ऑप्शन ट्रू होगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ पे जब आप x माइनस वाई से डिवाइड करेंगे तो ये f डैश x आ गया लेस देन इक्वल टू 0 आ गया, तो f डैश x का मॉड लेस देन इक्वल टू 0। मॉड में है इसलिए ऐसा नहीं होगा क्या? मतलब मॉड f डैश x। नहीं वैसा कुछ नहीं है, वो ये गलत ऑप्शन है। मॉड f एक कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है ना, ये गलत आंसर लगाया है। कोई दिक्कत नहीं है, लेस देन इक्वल टू 0 हो गया ना, जब आप x टेंड्स टू y लेंगे तो f डैश x लेस देन इक्वल टू 0 है। मॉड लेस देन इक्वल टू 0 क्या ही हो सकती है, इक्वल टू 0 ही होना पड़ेगा। तो f डैश x 0 होने का मतलब है कि fx हमारा कांस्टेंट फंक्शन होगा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ नेक्स्ट बताइए। तो नेक्स्ट जो है 18, 19, 20। जी 18 90 29। सो 18 which of the following is false? कौन सा false है इसमें पूछ। ऑप्शन होना चाहिए। अच्छा तो cos 1/n में अगर n टेंस टू इंफिनिटी लेंगे तो क्या हो जाएगी, cos 01। तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है एक्चुअली। अच्छा पूछा false है, यहाँ भी गलत। हाँ क्योंकि ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। साइन 1/n² डाइवर्स तो 1/n² से कंपेयर कर लेंगे हम लोग, तो लिमिट कंपैरिजन से वो हाँ कन्वर्ज करेगा। तो कन्वर्ज करेगा अगर नॉन जीरो है तो।
तो ये गलत है, बी, यहाँ भी बी ऑप्शन, ये आंसर गलत है, इसमें लगाया है। ये सब इन्फॉर्म करना, आप इन्फॉर्म कर दो तो ज्योति अपने करेक्ट कर देंगे, उसको बोलता हूँ बच्चे जो भी है ना भेजेंगे उसको करेक्ट कर देंगे। सर फिर से रैंक चेंज आई क्या इसके हिसाब से? सर नंबर चेंज आई उसके हिसाब से, जैसे अब ना पहले पता टेस्ट नहीं, दे हाँ। चुके हैं, उसके हिसाब से नंबर चेंज रह गया अगर शायद सही आंसर आ गया तो। नहीं पता नहीं, वो ज्योति बताएंगे, मुझे आइडिया नहीं, वही देखती हैं। तो ऐसा नहीं हो, मुझे लगता है दोबारा करेक्ट करके अपलोड करेंगे हम, तो आंसर की चेंज करेंगे तो मुझे लगता है मार्क्स अपडेट हो जाएगा। हाँ हो सकता है, वो ज्योति बताएंगे, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, वो खुद अपलोड करती हैं। तो क्योंकि सर लगाओ नंबर बहुत कम आते हैं सर, इसमें पता नहीं कैसे। कोई बात नहीं, अभी कम आ रहा है तो एग्जाम में ज्यादा आएंगे, डोंट वरी, क्योंकि यहाँ कुछ 40 में से 2.5 नंबर आए थे सर, 40 में से 2.5 नंबर है। कोई बात नहीं, शुरू में 2.5 आ रहा है, उसको आगे बढ़ाओ। इनिशियली सबके कम आते हैं, अब उसको तुम्हें ग्रेजुअली इंप्रूव करना है कि गलतियों सीखो। और एक दो क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाते हैं, वो तो चलो उनका होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास थोड़े ज्यादा गलत हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये मार्क्स वहाँ ऐड ऑन होगा। यहाँ जो तुम्हारे कट रहे हैं, तो यहाँ अगर 30 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, तो एग्जाम में उसके हिसाब से 50, 60, 70 आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ हमने ना कुछ मिस्टेक्स किए हैं। 20-22 तक आ जाते हैं। हाँ 20-22 तो तक उसको आ जाते हैं। इम्प्रूव करो। चलिए तो आगे आते हैं। तो नेक्स्ट आपका है 18, 19, 29, 20, 21 भी है। 19 क्या है? 19 है द वैल्यू ऑफ द सीरीज। एक्चुअली फिर से यहाँ मुझे लगता है वो मिस्टेक शायद लग रहा है ऐसा मुझे, कि ये 2 की पावर n होगा, है ना, n अपॉन 2 की पावर n। वैसे करें तो सर आंसर करेक्ट आता है, n/2 हाँ हाँ वही 2 की पावर n ही है वो, n अपॉन 2 की पावर n। तो AGP सीरीज हो जाएगी, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, तो उससे हो जाएगा। तो 2 की पावर n ही होगा, क्योंकि जो n कहते हैं तो 1/2 का सम तो इन्फिनिटी आ जाएगी। तो ये मतलब वही है n अपॉन 2 की पावर n। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। n अपॉन 2 की पावर n करके कर लीजिए। हाँ सो 18, 19, 29 आते हो बीच में, जैसे 20, 21 भी है ना, 20 बोल रहा है आपको कि सर 23 बता दीजिए, 23। रुको रुको, अभी 20 पे हैं हम लोग। तो 20 है, ए जो है समेशन AI अपॉन 5 की पावर I है ना, AI अपॉन 5 की पावर I, जहाँ AI की वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4। तो AI या तो 0 होगी या 1 होगी या 2, मतलब इस तरह सेट है। अच्छा सेट है ना ये, तो मतलब सीरीज AI तो 0 अपॉन 5 की पावर 0। तो ये क्या मतलब है, 0 अपॉन 5 की पावर 0, या AI जो होगा 1 हो सकता है, मतलब जहाँ AI की जगह तो 0 रखोगे, या 1 या 2 या 3 या 4। ठीक है, 4 ऑप्शन है। ओके तो इस तरह के सीरीज है, मतलब 2 अपॉन 5 की पावर I, 3 अपॉन 5 की पावर I, इस तरह से 4 अपॉन 5 की पावर I। ठीक है, पूछ क्या रहा है कि एक फाइनाइट सेट है, एक काउंटेबली इनफाइनाइट है, एक अनकाउंटेबल बट एन ओपन इंटरवल है, या एक कंटेन ओपन इंटरवल। तो एक्चुअली इसको ओपन करेंगे तो अब क्या मिलेगा हमें, तो ये जो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 20 है ये। तो इसमें ये है सीरीज, जैसे अगर AI को 0 रख दिया तो 0 ही हो जाएगी फिर तो एक वैल्यू 0 हो गई, पहली वैल्यू 0। दूसरा सीरीज 1 अपॉन 5 की पावर I फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। सीरीज 2 अपॉन 5 की पावर I फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ऐसे ही तो ये बताओ, देखो सीरीज का सम तो निकाल सकते हो ना आप लोग। तो जब 1 अपॉन 5 की पावर I है, इसका सम क्या, AI को 0 रखेंगे तो इस सेट में 0 आ जाएगी। जब AI की जगह 1 रखेंगे तो 1 अपॉन 5 की पावर I है, तो 1 अपॉन 5 की पावर I है। तो यहां से क्या करेंगे आप कि इसको अपडेट वो कर लीजिए आप, है ना। सो 1 अपॉन 5 की पावर का समेशन निकाल लो, क्या होगा, I कहां से स्टार्ट है, 1 से, तो 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/5, तो 1/4 आ जाएगा सम।
एक हो गया 1/4, एक हो जाएगा 2/4, एक हो जाएगा 3/4 और एक हो जाएगा कितना 1, ये आ गया। तो ए में 4 एलिमेंट है एक्चुअली, देख लीजिए यही तो है ए सेट। वो आपको समाउ सम निकलवाना चाह रहा था। तो एक बार ए आई को 0 रखिए तो पहला में 0 सम हो जाएगा, ए आई को 1 रखिए तो सम आ जाएगा 1/4 ज्योमेट्रिक सीरीज से, एंड सो ऑन। आप 5 रख देंगे 4 भी तो यही आ जाएगा आपका। तो फाइनाइट है। ओके, डाउट है तो बताइए, देख लीजिए इसमें। हाँ सर, मेरे को लगा I is equals to 1 0 1 2 3 4 है। नहीं, हाँ ए आई की वैल्यू 0 1 2 3 4 तो उस तरह से प्रूव कर लेंगे। ए आई एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2, 4 नंबर है, 5 नंबर है इसमें, वो है। चलिए तो नेक्स्ट है 21 यह है cos 3 की पावर n x अपॉन 2 की पावर n। कह रहा है ये जो सीरीज है ये डाइवर्ज करेगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, इस तरीके से। ये बॉक्स बन के क्यों आ रहा है टेस्ट में? ये सिर्फ यही आ रहा है, आपके टेस्ट में ये बॉक्स ही आता है, यहाँ पे कुछ आता है आर एन इस तरह से बॉक्स ही आता है। नहीं। बॉक्स ये गड़बड़ है इसमें, तो कुछ अपडेट करने में दिक्कत, उसको मैं बोलता हूँ ठीक कर देंगे। ये यहाँ पे बॉक्स आ रहा है मतलब वो रीड नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर है जैसे उस तरह से, तो मतलब सेट है या तो रियल नंबर का सेट है या नेचुरल नंबर का सेट है, उस तरीके से है। तो बॉक्स अगर आ रहा है इसका मतलब वो रीड नहीं कर पा रहा है, मतलब जो फाइल हमने अपलोड किया है ना वो पूरा रीड नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि सीरीज cos 3 की पावर nx अपॉन 2 की पावर n फॉर ऑल रैशनल x बिलोंग्स टू r, ऐसा होगा। तो इसको हमें चेक करना है, तो कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास जो सीरीज है ये है cos 3 की पावर n टाइम x अपॉन 2 की पावर n, और n की वैल्यू जो है आपके पास 1 to इंफिनिटी है, ठीक है। n जो है आपका वो 1 to इंफिनिटी है। अब तो हमने पढ़ा है कि लाइक हाउ टू है ना, इसको हमें देखना है कि ये कब कन्वर्ज करेगी। तो पहली बात तो हम इसको वो कर सकते हैं, हाँ या तो वो कन्वर्ज करते हो, बाकी के वैल्यूज के लिए कैसे चेक करना होगा? अच्छा 0 पर रख दिए, 0 पे तो कन्वर्ज कर जाएगी, ठीक है। क्योंकि और ऐसे कॉस बाउंडेड है तो x कुछ भी ले लेंगे क्या ही फर्क पड़ेगा यहाँ पे। क्योंकि ये तो cos लेस देन इक्वल टू है, तो हम ये भी बोल सकते हैं दिस इज लेस देन इक्वल टू सीरीज 1/2 की पावर n, ऐसा कुछ चेक करते हैं पहले कुछ के लिए। तो जैसे x अगर मान लो क्या हो गया 0 हो गया तो कन्वर्ज है, अगर x हो गई मान लो 1 तो 3 की पावर n, तो 1 के लिए क्या होगा जरा चेक करते हैं, cos 3 की पावर n अपॉन 2 की पावर n, cos इंफिनिटी हो। लेकिन यहाँ पे ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा है ना ये क्या इफेक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो उसके लिए हम कोई टेस्ट लगा सकते हैं। सो टेस्ट अगर लगाएंगे तो क्या होगा, अगर आप टेस्ट अप्लाई करो इस पे तो आपके पास आएगा an जो है, तो हम लोग ये देख रहे थे लाइक an प्लस 1 अपॉन दिस, ये आ जाएगा cos ऑफ 2 की पावर n प्लस 1 x अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 और इनटू फिर ऐसे ही आ जाएगा यही चीज यहाँ पे। सर वहाँ न्यूमरेटर में 3 आ। एक मिनट हाँ ये 3 है, ठीक है ना। हाँ और यहाँ पे 2 की पावर n cos में 2 की पावर n टाइम x। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ चलो ये तो कैंसिल करके बस 2 बचेगा, पावर इसका खत्म हो गया इससे। अब उधर cos 3 की पावर nx अपॉन cos 2 की पावर nx, हम लोग ये चेक कर रहे हैं यहाँ पे ना, सीरीज का कन्वर्जन चेक करना चाह रहे हैं। तो रेशियो जो है हमारे पास
ये क्या आएगी, n टेंस टू इन्फिनिटी लगाने पे क्या होगा, ये तो cos इन्फिनिटी अपॉन cos इन्फिनिटी, ये कुछ रिजल्ट देगा ही नहीं, तो बस 0 पे आंसर 1 आएगा, बाकी तो आएगा ही नहीं, वही टेस्ट फेल हो जाएगा वहां पे। जैसे x0, अगर x मान लो इस फॉर्म का अगर नंबर हो गया, x इज 3 की पावर माइनस n अगर हो गया मान लो इस तरीके से, तो उस केस में लेकिन x तो यहाँ पे रहेगा, तो ये cos 1 तो भी कन्वर्ज कर जाएगी, तो यहाँ पे ऐसे कन्वर्ज नहीं करेगी, बाकी उस केस में कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है यहाँ से, ये लिमिट तो कुछ आ ही नहीं रहा। तो हाउ टू कंक्लूड, इसको कंक्लूड कैसे करेंगे, इसका कंक्लूजन क्या है ना, इसमें पूछा है फॉर विच एक्स इट विल नॉट कन्वर्ज, क्वेश्चन ये है। तो ये जरूरी नहीं ना, एक्स पे डिपेंड करता है कि ये वैल्यू क्या होगी, मोर देन 1 आएगी या लेस देन 1 आएगी। जो रेशियो टेस्ट में लगा रहा हूँ, तो रेशियो टेस्ट का जो आपका रिजल्ट होता है, ये कन्वर्ज कब करती है, दिस सीरीज कन्वर्जेस, अगर ये रेशियो क्या आना चाहिए, मोर देन 1 या लेस देन 1 कन्वर्ज के लिए, तो अगर लेस देन 1 आ गई तो कन्वर्ज करेगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है लेस देन 1 हमेशा है, कभी मोर देन 1 आएगी या क्या आएगी, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पे। बट सर कॉस्ट 0 से 1 में ही होता है ना। हाँ, कॉस्ट तो 0 से 1 में होता है, सही बात है, लेकिन रेशियो कुछ नहीं बोल सकते ना आप। नीचे साथ में 2 भी है इसके पास, मतलब इसकी वैल्यू नीचे वाली ज्यादा बड़ी हो जाएगी। कैसे पता आपको, क्योंकि वो cos 3 की पावर nx है। नीचे भी 3 होगा ना सर? यस सर, 3 की पावर nx है ना। अच्छा हाँ, यहाँ भी 3 ही है, वो तो ठीक है, ये लिखने में मैंने गलती की है, हाँ 3 की पावर nx है। तो जरूरी थोड़ी है कि लेस देन 1 ही आएगा हमेशा, ऐसा होगा, x कुछ ऐसा हो जाए, x अगर बहुत लार्ज नंबर है, मान लो x 1 है, तो इसकी लिमिट क्या, अगर कोई पूछे इसकी लिमिट क्या है, जैसे अगर फाइंड करना हो मुझे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी cos 3 की पावर n अपॉन cos 3 की पावर n प्लस 1, या मान लो ऊपर n प्लस 1 है और यहाँ n है, सो हाउ टू फाइंड दिस लिमिट, इसकी लिमिट क्या आएगी, ये कोई भी एक ले लो है ना, ये है, यहाँ पे n प्लस 1 है। सर लेकिन उससे भी सर cos 3x वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, 4 क्यूब 4 cos क्यूब x, ठीक है, cos क्यूब x सही बात है, हाँ, तो cos 3 थीटा लगा लिया मान लीजिए न्यूमरेटर में, तो अगर cos 3 थीटा लगा लेंगे, सो क्या होता है, 4 cos क्यूब x, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और हाँ 3 के पावर में n 3 सर cos 3 की पावर n कॉमन ले लेंगे, ऊपर नीचे से कट जाएगा, और 4 cos स्क्वायर 3 की पावर n माइनस 3 बच जाएगा। जी जी, अब लिमिट क्या आएगी, डज नॉट एग्जिस्ट, तो कैंसिल कर देंगे, तब भी तो cos इन्फिनिटी हो जाएगी ना, और cos इन्फिनिटी तो बाउंडेड है, बट इट इज, हाँ cos 3 का पावर n plus 1 लिखे x कहाँ गया?
नहीं अभी x को 1 रख लिया, मान लिया x 1 है, अभी 1 के लिए चेक कर रहे हैं x 1 है जैसे मान लिए, तो उसके लिए क्या आएगा, यही पूछ रहा हूँ, x 1 मान लो है तो 1 के लिए क्या आंसर आएगा, वही पूछना चाह रहा हूँ। इफ x इज 1 तो लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। हाँ लेकिन यहाँ पर अगर कैंसिल करोगे 4 cos क्यूब तो cos 0 से 1 के बीच है 4 माइनस 3 है ना। तो यहाँ से क्या आएगा कि अगर आप इक्वेट करो इसको तो इक्वेट करोगे तो 4 cos ना जैसे स्क्वायर 3 की पावर n माइनस 3, तो ये कैंसिल कर दिया, मतलब अब ये लिमिट है n टेंस टू इन्फिनिटी। तो इसके बाद आपका आंसर आएगा इसको चेक करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन मैं देखता हूँ क्या होगा, इसको हाउ टू डिसाइड है ना, इसका भी ट्राई करना पड़ेगा, मैं ट्राई करता हूँ फिर है ना। तो ये क्वेश्चन ये है मेरे पास कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है चलिए आगे इसको मैं ट्राई करता हूँ अभी ना, तो इसका देखना पड़ेगा चेक सॉल्यूशन क्या है। सर वो जो सर तो इससे एक बात तो कंक्लूड कर सकते हैं ना कि 4 cos स्क्वायर जो सर अंडर टर्म आ रहा 3 की पावर n आ रहा n माइनस 3 सर ये कभी भी 1 से सर बड़ा नहीं होगा। हाँ 1 से बड़ा तो नहीं होगा, तो सर कंक्लूड कर सकते हैं। तो सर जब सर ये 1 से बड़ा नहीं होगा और ये 1/2 तो है ही, तो ये तो जो मतलब सर मतलब प्रोडक्ट जो होगा वो तो 1/1 से हमेशा कम ही आएगा, मतलब 1/2 से कम ही आएगा। तो सर इसका मतलब तो सर वो क्या ना कन्वर्जेंट, मतलब ये कहना चाहिए वैसे तो यहाँ भी दिख रहा था कि लेस देन इक्वल टू, चूंकि ये 1/2n से कम आएगी है ना, ये टोटल कॉस का अपर बाउंड क्या है 1 है, तो ये जो an है दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/2n एंड 1/2n की सीरीज कन्वर्ज करेगी, ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो उस केस में वो ज्योमेट्रिक सीरीज है तो उस केस में क्या आएगा सम, सर कन्वर्ज हो जाएगा। रेशियो पे नहीं लगाया था तो हाँ? सर 1/2 सर अभी आपने रेशियो पे हाँ मैं समझ गया जो आप कह रहे हैं, वो भी ठीक है, उससे भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है कन्वर्जेंट, तो मतलब ऐसे आंसर ये होना चाहिए कन्वर्जेस फॉर ऑल एक्स देन, है ना, सही होना चाहिए। तो वो ऑप्शन शायद गलत है, वो आंसर वो ऑप्शन डी होना चाहिए। हाँ कि जैसे यहाँ से वो तो यहाँ से भी दिख रहा है कि ये हमेशा लेस देन 1 होगा, वो सही बात है कि cos की अपर बाउंड 1 होगी तो ये 4 - 3 लेस देन 1 ही रहेगा हमेशा, जब 1 तो होगा नहीं क्योंकि cos 0 1 होता है, 3 की पावर n 0 तो होगी नहीं कभी, तो 1 से कम ही आएगा हमेशा। या दूसरा तरीका मैं ये कह रहा था कि ये जो है cos 3 की पावर n x अपॉन होल अपॉन 2 की पावर n है, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/2 की पावर n, ठीक। अब यहाँ पे ये जो राइट साइड के जो सीक्वेंस है उसके करस्पॉन्डिंग सीरीज कन्वर्ज कर रही है, तो ये भी सीरीज कन्वर्ज करेगी है ना, तो उससे कंपैरिजन टेस्ट से हम सोच सकते हैं, तो कर तो रही है चाहे x कुछ भी हो, लेकिन x का क्या इफेक्ट है इस पे, क्वेश्चन ये है, तो इफेक्ट क्या है ना। या फिर है ना जैसे हो सकता है ये ब्रैकेट में x बाहर हो, अभी x इनसाइड दे दिया, हो सकता है ये x बाहर हो, ये x की पावर n रहा हो, इस तरह से क्वेश्चन अभी के हिसाब से जो क्वेश्चन है दैट विल कन्वर्ज, तो इसका आंसर ये होना चाहिए फोर्थ ऑप्शन कि दैट विल कन्वर्ज, जो अभी क्वेश्चन अगर मैं करेक्ट मान लूं इस क्वेश्चन को दिस इज ओके देन इट विल कन्वर्ज फॉर ऑल x कोई हाँ फिर अगर बाहर रहेगा तो हम पावर सीरीज वाला रूल लगा के करेंगे ना। जी तो x की पावर n होना चाहिए बाहर वैसे तो अगर होगा तो,
कि cos 3 की पावर n होल अपॉन 2 की पावर n बाहर x की पावर n, वैसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, तो अगले ट्राई करते हैं आगे। 18 19 29, तो 18 19 हो गया था ना 18 19, हाँ 18 19 देख लिया हमने। 29, सीधा 29 पे आते हैं। 29 कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है आपका, इनमें से कौन कौन सा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो आप देख लीजिए किसका, आप वेन डायग्राम बना के देख सकते हैं इजीली, तो वेन डायग्राम से दिख जाएगा। तो ठीक है ना, तो ये तो इसमें क्या डाउट है आपका, वेन डायग्राम बना लीजिए इसका। तो आप जब वेन डायग्राम बनाएंगे तो 29 जो है, तो वेन डायग्राम बना लीजिए। ए यूनियन बी, जैसे पहला ऑप्शन अगर आप देखो यहाँ पे, तो क्या दिक्कत है, इससे कम नहीं, तो ये तो ए यूनियन बी और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये ऐसे कैसे दे रखा है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ये कैसे डिसजॉइंट है, ओ तो इसमें आंसर गलत है क्या इसमें भी? सर उसमें कंफ्यूजन हो रहा है सर, अगर हम इंटरसेक्शन लेते भी हैं तो हमारा इंटरसेक्शन वाला पार्ट छोड़ देंगे, बाकी तो आएगा ही ना कॉमन। जी जी जी, जैसे यहाँ पे है ये आपका ए यूनियन बी, ये पूरा पोर्शन हो जाता है, ये ए यूनियन बी है, और ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये पार्ट तो कॉमन ही आ जाएगा ए माइनस बी, तो ये तो गलत आंसर है इसमें, है ना। यहाँ इंटरसेक्शन सब में कुछ ना कुछ कॉमन आएगा ही। तो यहाँ पे होना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी एंड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, वो आना चाहिए, है ना। ओके, तो ये आंसर बनाने में गलत किया फिर से यहाँ पे, कि जैसे यहाँ पे क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी दे दे और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दे दे, तब ओके हो जाएगा, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी और इस तरह से, इसमें मिस्टेक है क्वेश्चन में, मतलब इसने ऑप्शन ठीक से नहीं बनाए हैं। बट ठीक है, आपको ये पता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है। तो यहाँ मेनली आपको समझना है इस क्वेश्चन में क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है वो, कि क्या आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब पता है। तो डिसजॉइंट का दूसरा नाम है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो वही देखना है डिसजॉइंट कौन सा होगा। तो एग्जाम में अगर करेक्ट क्वेश्चन आएगा तो इसलिए आप कर पाएंगे, है ना, ये चीज़ है। तो इसमें इन्होंने ऐसा ऑप्शन बनाने में गलती किया है। नेक्स्ट, तो अब है अगला 35 38 35। कंसीडर अ सीरीज समेशन ए एन, जो कि दे रखा है सीरीज n की पावर p प्लस 1 माइनस n की पावर p का रूट है। तो पूछ रहा है कि s जहां p बिलोंग्स टू कोई सेट है, अच्छा, और जहां an कन्वर्जेंट है, p की वैल्यू जहां पे n कन्वर्जेंट है, मतलब ये है कि p s वो वैल्यू है p की जहां पे ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है, t वो सेट है जहां पे ये सीरीज डाइवर्ज कर रही है ना। So S is the set where this series converges. T is the set of P for that this series diverges. तो आपसे पूछ के रहा है दो सबसेट है, मान लो रियल नंबर यहाँ पे कोई सेट होगा, then which of the following statement is are true. पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो अगर U मान लो ये सेट है तुम्हारा माइनस एम से 2 इंटरसेक्शन S, then there exists an infinite set such that if infinitely many an such that w dash is 0। एक्चुअली फिर से ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस कर दिया। ये w dash का मतलब हो गया ये इंटीरियर और ये क्लोजर, ये सब आपके सिलेबस में नहीं, ये प्योर मैथमेटिक्स टोपोलॉजी में आता है, पॉइंट सेट टोपोलॉजी में। तो ये बाहर मतलब आपके जैम एमएस के सिलेबस से बाहर हो गया। तो जैम एमए में एक टोपोलॉजी एक टॉपिक होता है पॉइंट सेट टोपोलॉजी, उसका क्वेश्चन है कि क्लोजर और यहाँ पे इंटीरियर ये सब का कॉन्सेप्ट है। तो ये ऑप्शंस इसने गलत बनाए, बट बाकी ठीक है ऑप्शंस गलत बनाए हैं, बट यहाँ पे आप एसटी तो निकाल सकते हैं आप लोग, ये तो एसटी डिसाइड कर लिया होगा। तो एस पी की वो वैल्यू जहाँ ये कन्वर्ज करेगी और टी की वो वैल्यू जहाँ वो कन्वर्ज करेगी, बाकी इसको छोड़ दो, ये ऑप्शन आपके सिलेबस में ही नहीं है जो ऑप्शंस बनाए, बट ये क्वेश्चंस ओके है।
क्या एस और टी डिसाइड कर पा रहे हैं आप लोग? यस यस। हाँ बस, तो उससे हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ने जो बनाया वो आपके सिलेबस के बाहर हो गया। नेक्स्ट है थर्ड। 32, 33 का आंसर राउंड होता है। अच्छा, हो सकता है, तो उसको करेक्ट करवाना पड़ेगा। इतना कैसे बनाया कौन है टेस्ट से शुरू वाले? कोई नहीं है, शुरू वाले जो कुछ टेस्ट है एक पर्सन ने बनाए होंगे, बाद के कुछ टेस्ट होंगे दूसरे पर्सन ने बनाएगा, ऐसे कर करके तो होगा। सब अलग अलग पर्सन, उसको मैं बोलता हूँ जिसने बनाया उसको है ना स्टॉप करवाता हूँ। तो शुरू के टेस्ट है ना अलग अलग लोग बनाए हैं, जैसे अपलोड होगा अभी। लिमिट 2/3 होगा ना वो फॉर्मूले से। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हमारे पास वो फॉर्मूला था जब ये क्या हो रहा है, पिछले दो टर्म का एवरेज है। हाँ, तो फॉर्मूला क्या था इस तरह का, क्या लिखा था हमने लिमिट का? 3a1 + 2a2। 3a1 + 2a2 अपॉन 3। a1 + 2a2 अपॉन 3। हाँ अच्छा, a1 + 2a2 अपॉन 3, हाँ ये फॉर्मूला था। a1 + 2a2 और ये वहीं से स्टार्ट हो रहा है। सो हाँ, यहाँ भी गलत कर रखा है, सही बात है। तो ये आंसर मिस्टेक कर रखा है, सब सब करेक्ट सबको करना पड़ेगा। हाँ नेक्स्ट आगे, ठीक है, आंसर उसमें मिस्टेक होगा उसको करेक्ट करना पड़ेगा। इसमें क्या है? 37 बता दीजिए। हाँ 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 एक कंटीन्यूअस होगा ना, a and b होगा। हाँ, अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही, सही बात है। ए बी ऑप्शन। अच्छा, तो यहाँ भी पता है प्रॉब्लम क्या है, तीसरे जगह भी प्रॉब्लम हो सकता है। होता क्या है, ठीक है, उसने बनाए, सॉल्यूशन गया आया, फिर जो अपलोड कर रहा है ना पोर्टल पे जो थी, तो वहाँ भी आंसर उसने सही लिख रहा है, वो भी देखना पड़ेगा, उनका वो दिक्कत हो सकता है। ओके, तो वो थोड़ा इधर उधर कर देंगे तो आंसर अलग हो जाएगा, क्योंकि पहले पेपर अपलोड करना है, साथ में आंसर की अपलोड करना है, तो इसलिए वहाँ भी दिक्कत हो सकता है। ठीक है, देखते हैं क्या दिक्कत है। हाँ, डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही, तो ये आउट होने का मतलब ही नहीं है ना। तो लिमिट तक एडजस्ट कर ही रहा है तो ये ऊपर जाएगा। ओके, 35 हो गया। नेक्स्ट 38। सो जो 30 37, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, है ना। तो ये पूछ रहा है आपसे कि ए यूनियन बी गिवन सी, तो ये गिवन है, अब वो स्लैश लगा रखा है, गिवन का मतलब वर्टिकल लाइन होगा। तो ए यूनियन बी गिवन सी मतलब, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ये तो सही है। यहाँ ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी गिवन सी, ये दो ही चीज दो बार लिख दिया कि ए इंटरसेक्शन बी गिवन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी गिवन सी, पी ए इंटरसेक्शन सी होगा। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। सी ऑप्शन भी तो करेक्ट होना चाहिए ना सर, जब ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो उसका फिर ए एंड बी डैश भी तो। सही बात है, सी भी सही होगा तो, क्योंकि ए भी इंडिपेंडेंट है तो थ्योरम है, तो ए और बी कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट होंगे, तो सी भी करेक्ट होगा। ठीक है, इज आर है, अच्छा MSQ है ये, तो सी भी करेक्ट होगा, ए सी करेक्ट होगा यहाँ। कोई नहीं, इसका आंसर आप भेज दो ऊपर, जैसे सर उसकी वजह से मार्क्स कम हो गए ना, आप लोग सही किए, कोई बात नहीं। ये देखो अभी आपके कम आ रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि आपके मार्क्स ज्यादा आने चाहिए, तो वो फायदा होगा आगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है कि वो मार्क्स जो है वो, क्योंकि आपने सही किया, इसमें आंसर ही गलत लिखा है, तो आप उनको बस भेज देना ज्योति को। जैसे मान लो कौन सा टेस्ट है ये, जैसे टेस्ट 5 क्वेश्चन नंबर कौन सा है 37, उसका आंसर आप भेज दो कि AC होगा, इस तरीके से डिस्कशन के बाद, तो वो करेक्ट कर देंगे, तो फिर बाद में दोबारा अपलोड होगा सब। तो अभी आगे बढ़े, 38 आर्चिव रोल्स, क्या है रोल्स, अ पेयर ऑफ 6 फेस डाई, x नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, x क्या है नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, y नंबर ऑन सेकेंड डाई, ठीक, एंड you are given that x and y are independent, ठीक है, तो x y क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। E3 इंडिपेंडेंट कैसे होगा, E1 and E2? so that x and y are independent, consider the following event। अच्छा,
x1 x ऑड नंबर है, y ऑड नंबर है, तो पहले पे क्या है दूसरे पे क्या है, वो तो इंडिपेंडेंट है। E3 है सम इज ऑड, तो सम तो ऑड तब होगा, सम ऑड कब हो सकता है, एक और एक इवन होगा तो एक इवन एक ऑड होगा, है ना। तो ये तो डिपेंड करेगा उस पे कि ऑड कब आएगा। तो एक्स वाई दोनों पे इवेंट अच्छा इसने ये भी लगा दिया है नहीं नहीं, E1 E2 बस इंडिपेंडेंट है, E1 E3 क्यों इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि जैसे x1 है तो x प्लस वाई ऑड होने के लिए क्या चाहिए, मान लो x1 है तो 1 प्लस वाई ऑड कब होगा, जब y को 2 है ना इवन होना पड़ेगा, तो डिपेंड करेगा E2 पे। ऐसे अगर y फिक्स कर दो तो E1 पे डिपेंड कर जाएगा, तो ये भी गलत कर रखा है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, बस E1 E2 इंडिपेंडेंट होगा, बाकी नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसलिए मार्क्स आप लोग है ना कम आ रहे होंगे, लेकिन आपको पता है कि आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लो कि जब देखो ये इसमें इतने कटे हैं तो प्लस करके देख लो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से पता चल जाएगा आपको कि आपके इतने मार्क्स इस टेस्ट में आए। जो आंसर गलत है इसमें तो वो आप अपने मतलब मैनुअली आप डिसाइड कर लो कि ये इसने इतना करेक्ट किया, जहाँ पे गलती हो उसको ऐड कर लो अलग से, तो आपको दिख जाए कितने मार्क्स आए, ये चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट तो 49 अच्छा ये टेस्ट 5 चल रहा है ना, टेस्ट 6 का डिस्कशन ऑलरेडी हुआ है, तो आप उसका वीडियोस देख सकते हो। अगर उसमें कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है तो आप फिर से पूछ सकते हो, हालांकि आपको लग रहा है आज इसी में खत्म हो जाएगा टाइम, ऐसा लग रहा है। तो जैसे अभी ये लेक्चर नंबर मैंने अपलोड किया था लास्ट टाइम, जो बैच 4 लेक्चर 1 जो होगा वो मॉक टेस्ट 6 का डिस्कशन है, ठीक है ना। बैच 4 का लेक्चर 1, तो लेक्चर 2 3 4 1 2 3 का है। जैसे आज अपलोड करूंगा 5 6, तो 5 नंबर टेस्ट 4 का है और 6 नंबर टेस्ट 5 का है। तो अगला है ना, तो जो पहला लेक्चर है वो मॉक टेस्ट 6 का डिस्कशन है, तो आप एक बार वहां देख सकते हो। उसमें अगर वो आपके जो डिस्क्रिप्शन है, अच्छा आपको एक्सेस नहीं है, होगा उसमें। जो बच्चे आपके डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, उसमें नहीं है, होगा लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा आपका, चेक कीजिए। आपका मॉक टेस्ट बैच है ना, तो मॉक टेस्ट बैच में दिया नहीं क्या मैंने एक्सेस, मैं देता हूँ। यहाँ पे क्या है कि मॉक टेस्ट बैच नंबर 4 का जो रिकॉर्डिंग है ना, सो बैच नंबर 4 का रिकॉर्डिंग जो मॉक टेस्ट ग्रुप है मैं ऐड कर देता हूँ। तो आपके डिस्क्रिप्शन में हाँ है नहीं, ठीक है मैं इसको ऐड कर देता हूँ अभी। सो आप वहाँ देख सकते हैं रिकॉर्डिंग, तो ये आपके डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया है, तो ये बैच 4 का है। तो वो वीडियो आप पहले अपना डाउट देख लीजिए क्या क्या है, खुद से सॉल्व कर लीजिए पहले मॉक टेस्ट देख के, और उसके बाद अगर डाउट रह जाता है तो वो वीडियो देखिए। अभी मैंने जो हमारा मॉक टेस्ट वाला ग्रुप है उसमें मैंने ऐड कर दिया है ये बैच 4 का रिकॉर्डिंग, तो वहां से आप देख सकते हैं। और फिर ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। 49 था ना डाउट, 49 ठीक है। देखिए 49 और बाकी क्वेश्चन ओके। 49 कह रहा है कि यहाँ पे z be the random variable with standard normal, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये, e of capital Z given small z more than 0.45 क्या होगा। तो ये हमने इस तरह क्वेश्चन, ये फिर से ट्रंकेटेड आ गया ये, मतलब इसमें क्या होता है कि आपसे ये पूछ रहा है क्या, ये जो 49 क्वेश्चन है ये आपसे पूछ रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ कैपिटल Z गिवन Z मोर देन 0.45, तो इसका जो एक्चुअल मीनिंग आएगा वो क्या आएगा। सो आपको करना पड़ेगा पीडीएफ ऑफ Z को इंटीग्रेट, है ना, मतलब Z टाइम दिस क्या होगा 0.45 से इंफिनिटी एंड अपॉन प्रोबेबिलिटी Z मोर देन 0.45। देखिए हमने वहां पे EZ ही लिखा है, लेकिन हमारा वैसे सपोर्ट होता माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, लेकिन इंटरसेक्शन भी होगा, कंडीशनल है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये 0.45 से इन्फिनिटी अपॉन दिस, अब ये कैलकुलेट कर पाएंगे क्या, तो ये एक्चुअली है क्या, अब वो इंटीग्रेशन कैसे होगा, ये मेन चैलेंज है ना।
तो एक्सपेक्टेशन पूछा है नहीं। ओके तो बाई पार्ट लगा के ट्राई कर सकते हैं, एक तो ये तरीका है ना, क्योंकि पीडीएफ को इंटीग्रेट करना तो आसान है। अगर मुझे पीडीएफ को इंटीग्रेट करना तो यहाँ से तो हो जाएगा, पीडीएफ का इंटीग्रेशन सीडीएफ होता है, तो सीडीएफ के टर्म में लिख देंगे। तो बाई पार्ट लगा के देखिए, अगर मैं जेड को बाहर कर लूँ तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस जेड का डिफरेंशिएशन 1, उसका फिर इंटीग्रेशन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा, बाई पार्ट से हो जाएगा। ये बाई पार्ट लगाइए, इसमें क्या होगा चेक करें। तो अगर मैं इसको लिखूं, ये तो हो गया ना, ये तो हो गया 1 माइनस 5 ऑफ 0.45। तो पहली चीज उसको इंफॉर्मेशन डेटा आपको देना चाहिए, ये डेटा की जरूरत पड़ेगी आपको, है ना, 5 ऑफ दिस, तो ये देना पड़ेगा। उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो जैसे जेड बाहर तो पीडीएफ का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे आ जाएगा सीडीएफ, है ना, सो इंटीग्रेशन तो वो लिमिट लगा लेंगे बाद में। सो एफ जेड ऑफ जेड डी जेड माइनस, अब जेड का डिफरेंशिएशन 1, उसका इंटीग्रेशन, सो ये कैसे इंटीग्रेट करें, डी जेड, और फिर बाद में पूरा इंटीग्रेशन होगा इसका। तो इस तरीके से करना पड़ेगा। और तरीका क्या है, दूसरा तरीका है इसका फॉर्मूला यूज कर लें। हाउ टू फाइंड, तो यहाँ इंटीग्रेट करना इतना आसान तो नहीं है इसके पीडीएफ को, है ना। अगर आप इसके पीडीएफ को इंटीग्रेट करेंगे तो वैसे ही हम लोग उसको लिमिट पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट पुट कर लीजिए। सर इसका एक फॉर्मूला है सर। जी जी वही बोला, हालांकि हाँ मैं प्रूव कर रहा हूँ, हालांकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी आता है, सो फॉर्मूला यूज कर लो। बताओ क्या है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला है, आई थिंक ऑप्शन भी एक क्वेश्चन पहले भी कोई बच्चा पूछा था, तो इसका फॉर्मूला देख लो पर क्या है, ये फॉर्मूला मिल जाएगा। z गिवन z मोर देन a, इसका कोई फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूले से डायरेक्ट आ जाएगा, वो फाई के टर्म में होगा, है ना। हाँ तो फॉर्मूला एक बार देखता हूँ क्या है, देखता हूँ, तो उससे हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट, तो ये हो गया आपका, तो फॉर्मूला बता दीजिए ना। हाँ फॉर्मूला एक बार देखना पड़ेगा, अभी तो मुझे याद नहीं है, मैं फॉर्मूला भेजता हूँ। सयानी आपको याद है, बता दीजिए या चेक करके। मैं भी थोड़ा सा देख कर बताती हूँ। जी 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 उसको मैं चेक कर लेता हूँ, फॉर्मूला एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है, तो मतलब इसका फॉर्मूला है तो उसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, तो आपको भी याद रखना पड़ेगा एग्जाम में। तो भेजता हूँ मैं देख के, पर ग्रुप में भेज दूंगा, है ना, ये जिनको मिलता है भेज दूँ। ओके सर। हाँ सो नेक्स्ट क्या है, 58, ये कौन सा था, 49, तो सर 50 भी है। हाँ रुकिए, 50 भी है, 40 भी है, 50 भी है। अच्छा एक मिनट, तो अगर 40 देखे पहले, तो 40 कह रहा है कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है u, ये फिर से पहले आया हुआ क्वेश्चन है, तो एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल u है जिसका डेंसिटी आपको ये दे रखा है, तो कौन सा इंडिपेंडेंट, तो e1 e2 e3 ले लीजिए, और आपको क्या चेक करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ e1 इंटरसेक्शन e2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ e1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ e2। तो ये आपका e1 e2 e3 है, उससे ट्राई कीजिए पेयर वाइज, तो पता चल जाएगा आपको। सर इसमें से आंसर गलत ही। ओके हाँ हो सकता है आंसर, अच्छा आंसर गलत हो सकता है, ठीक है आप डिसाइड कर पा रहे हैं ना, ओके ठीक है, तो आंसर आपको फिर बताना पड़ेगा क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो जस्ट आपको e1 इंटरसेक्शन e2 बराबर p1 इंटू pe2, तो करेक्ट आंसर आप लोग डिसाइड करके फिर भेज दीजिए, कर देगा। नेक्स्ट जो है 40 के बाद 50 एंड 58, तो 50 कह रहा है कि 6 dice are thrown simultaneously, the probability that all will show different face, all will show different face, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 6 डाइस को एक साथ फेंका आपने, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जितने फेसेस हैं वो सब डिफरेंट, मतलब 6 डाइस विल शो डिफरेंट फेसेस। तो यहाँ पे सिंपल ये है कि आपने 6 डाइस को थ्रो किया, ये 6 1 2 3 4 5, ये आउटकम है 6 डिफरेंट डाइस पे, तो ऐसे टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है,
अगर मैं लिखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, यही होगा। तो फिल अपॉन 6 रेज टू 6 होगा। हाँ, तो यहाँ पे 6 रेज़ टू 6 हो गया, और 6 डिफरेंट नंबर आने चाहिए। 6 फैक्टोरियल सर। पहले तो ठीक है, हाँ 6 फैक्टोरियल तरीके से, मतलब देखो 1 2 3 4 5 6 ये आउटकम रहेंगे इस पे, और उसको अरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं, तो 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज्ड इन दिस। या ऐसे सोच सकते हो आप कि 1/6 की पावर 6, 1 आने की 1/6, 2 आने की 1/6, 3 आने की 1/6, 4 आने की 1/6, 5 आने की 1/6, 6 आने की 1/6, मतलब अलग अलग टाइप का अलग अलग आउटकम आया। अब ये 6 नंबर अपने आप में अरेंज भी हो सकते हैं इन 6 फैक्टोरियल वेज। यही होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, चेक कर लीजिए कैलकुलेटर से। ओके तो ये आंसर आ जाएगा। अब रह गया 58, तो चेक कीजिए सर। ओके ओके, अच्छा ये फॉर्मूला है, ओके। ये क्या है, ये है आपका नॉर्मल μ1 के लिए है ना, तो एक्सपेक्टेशन 1 - 5x अपॉन 5 दिस 1/u 1/μ। आपको क्या अभी भाई क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कंडीशनल एक्सपेक्टेशन z गिवन दिस, ये तो उसका आ गया, हमें उसका फॉर्मूला चाहिए, एक्सपेक्टेशन कैपिटल Z गिवन Z मोर देन समथिंग, वो आ जाएगा। हो जाएगा, तो ठीक ही है। सर और एक पेज देखिए सर। हाँ नहीं ठीक है, ये फॉर्मूला ओके, दिस इज नॉट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। मैं भेज दूंगा इसका, ठीक है ना। सो ये वो फॉर्मूला नहीं, मुझे एक्चुअली वो फॉर्मूला चाहिए, तो वो मैं लिखा के भेज दूंगा, ठीक है। आते हैं 58 पे, तो 58 जो है 54 भी नहीं समझा मैं। 4, ओके 54 जो है, चलिए क्या कह रहा है ये, कि द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज ऑफ 3 इवेंट इन अ सैंपल आर गिवन, है ना। सो फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज ऑफ द 3 इवेंट्स आर इन द सैंपल आर गिवन, दिया हुआ है ए बी सी, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, इस तरह से आपको गिवन है। तो क्या है, कंडीशनल है ना, तो आप क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही तो निकालने हैं। क्या समझ नहीं आया इसमें, इसमें लिखा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, सी 2 बार दिखा है ए बी ए सी बी सी, ऐसा होगा एक्चुअली। यहाँ पे एक्चुअली ऐसा होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, उससे आंसर आएगा। एक बार फिर से बता दीजिए।
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन में क्या है, ये आपसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी, है ना, आपसे क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी गिवन ए इंटरसेक्शन सी यूनियन, तो यहाँ होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी यूनियन, ठीक है ना, बी इंटरसेक्शन सी, यही था ना प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाइए आप यहाँ पे। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या मतलब, आप जानते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ क्या होता है, वही लगाने हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो वो अप्लाई कीजिए इसमें, आ जाएगा। हाँ सर, हाँ सर। यहाँ पे बस Yes, sir. करेक्शन है यहाँ पे बस कि ए इंटरसेक्शन बी है, तो ई गिवन एफ बराबर पी ई पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। अब वो सेट डिसाइड करना है क्या है, तो उसके हिसाब से आ जाएगा। ओके, अब कौन सा रह गया, 58 और 54, तो ये 58। ये कह रहा है कि अ मशीन कंसिस्टिंग ऑफ टू कंपोनेंट विल वर्क, फिर मतलब वही विल वर्क इफ एंड ओनली बोथ द कंपोनेंट फेल्स। अच्छा, विल फेल होगा यहाँ, फेल मतलब यहाँ फेल है, एक्चुअली लिखा फेल है। तो अ मशीन कंसिस्टिंग ऑफ टू कंपोनेंट्स विल फेल इफ एंड ओनली बोथ द कंपोनेंट फेल्स, ठीक है ना। तो कह रहा है कि मशीन फेल हो जाएगी और दोनों कंपोनेंट फेल हो जाएंगे। तो द फर्स्ट कंपोनेंट हैज लाइफ टाइम एक्सपोनेंशियल, ये हजार्ड रेट भूल जाओ, बस रेट ले लो, हजार्ड हटा दो, तो रेट 4, एंड द सेकेंड कंपोनेंट हैज द लाइफ टाइम व्हिच इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ रेट 3। रेट मतलब रेट तो लैम्डा होता है, मीन 1/लैम्डा होता है, तो उसके हिसाब से नहीं हो जाएगा। तो बस आपको ये डिसाइड करना है यहाँ पे कि सो यू हैव टू डिसाइड। वो कह रहा है कि एक मशीन है वो फेल हो जाएगी अगर दोनों कंपोनेंट फेल हो जाए तभी, तो मतलब वो पैरेलल सिस्टम है एक्चुअली, है ना, पैरेलल समझ आता आप लोगों को। तो मतलब वो सिस्टम जो है, या ये समझो आप कि दोनों कंपोनेंट फेल हो जाएगी तब सिस्टम फेल होगी। तो एक्चुअली जो सिस्टम का लाइफ टाइम है वो मैक्सिमम ऑफ x1, x2 है, क्योंकि जब दोनों 0 होगी x1 x2 तभी x की वैल्यू 0 आएगी, है ना, दोनों का मैक्सिमम है। तो मतलब इसकी वैल्यू 0 मतलब फेल, 1 मतलब वर्क। सो फेल होगी अगर दोनों फेल हो जाएगी, तो x1 x2 दोनों फेल हो जाएगी तभी x फेल हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, तो ओके है ना, मैक्सिमम है। अब आपको क्या बोल रहा है ये कि x1 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सपोनेंशियल 4 है और x2 का डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सपोनेंशियल क्या है, 3 है। तो पूछ रहा है कि द लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट आर इंडिपेंडेंट है, t विद द लाइफ टाइम अंटिल द मशीन फेल। तो मशीन फेल होने की लाइफ टाइम t है, मतलब t डिस्ट्रीब्यूशन है। तो फाइंड द वेरिएंस ऑफ t, तो मतलब t मतलब यही x है एक्चुअली। सर ये मैक्सिमम क्यों लिए, सर ये समझ नहीं आया। जी जी, क्योंकि ये दो कंपोनेंट है मशीन में, इस तरह से वो कनेक्टेड है। तो जब आपका ये इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या पढ़ा होगा आपने लॉजिक फिजिक्स में, उसमें आता है ना ये लॉजिक गेट्स। तो ये क्या है, पैरेलल सिस्टम है। जैसे अब ये दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट दूसरा कंपोनेंट, तो ये सिस्टम कब फेल हो जाएगी, जब दोनों कंपोनेंट फेल हो। हाँ, वरना ये सिस्टम वर्क करती रहेगी। मतलब यहाँ से यहाँ मतलब कनेक्शन है, तो मतलब उसमें कंपोनेंट इस तरह से हैं कि दोनों फेल होगी। तो जब ऐसा सिस्टम होता है इसको बोलते हैं पैरेलल सिस्टम। तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा या लाइफ टाइम होगा, दैट विल द मैक्सिमम ऑफ लाइफ टाइम ऑफ मतलब nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, और वो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। और आपके पास जो सीरीज रहेगा तो मिनिमम होगा, अगर सीरीज में होता तो वो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है एक। सर पैरेलल रहेगा तो मैक्सिमम लेते हैं और सीरीज रहता है तो मिनिमम। जी जी हाँ, तो अगर सीरीज रहेगा तो मिनिमम लेंगे फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, और पैरेलल में nth ऑर्डर मैक्सिमम। तो ये हो गया जिसका। इसको वैसे
सॉल्व कर लेंगे ना सर, जैसे प्रोबेबिलिटी t लेस देन इक्वल टू t लेंगे तो एक फॉर्मूला होता है ना कि जी 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 x1, x2 लेस देन x होता है, तो फिर प्रोबेबिलिटी x1 लेस देन x हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी x2 जी जी, यहाँ से आ जाएगा x1 लेस देन इक्वल टू x t एंड x2 लेस देन इक्वल टू t, और x1 x2 अलग अलग दोनों का CDF मल्टीप्लाई कर लो तो 1 माइनस ई की पावर माइनस 4t इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस 3t हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से है, और अब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये CDF आ गया t का। हाँ, तो फिर सर डेरिवेटिव्स का केएमएफ निकाल के उससे सॉल्व कर। हाँ, पूछा गया है कि द वेरिएंस निकालना है, इसी का वेरिएंस निकालना है, तो डिफरेंशिएट करोगे PDF आ गया, और PDF से वेरिएंस आ जाएगा, तो ये t का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, CDF है, तो उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए PDF और फिर से वेरिएंस आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स वैसे भी तब लगता है जब IID केस हो, हमने जब पढ़े ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स वो IID के लिए पढ़ा है, तो यहाँ पे आप ऑर्डर स्टैट्स का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, अब इस तरह से सोच सकते हैं, इसी तरीके से सोचना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है ना, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स नहीं जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में जो रैंडम सैंपल होता है वो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड भी होता है, तो यहाँ पे आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ओके सर। सर यहाँ पर रेट और मीन एक ही चीज है? नहीं, रेट और मीन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे आप लिखते हैं रेट लैम्डा, तो उसका PDF है लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, तो मीन 1 बाई लैम्डा हो जाता है। रेट और मीन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ओके, आई थिंक कोई बचा है क्वेश्चन 59? ये कौन सा 58 था? 59 ये कह रहा है यू आर गिवन द MGF ऑफ x, तो ये 1 q प्लस p की पावर 2t है, लेकिन ये है ना, कोई बात नहीं, तो ये डिस्क्रीट है जिसका MGF क्या है 0 और 2 इसका सपोर्ट है, तो एक 0 पे 1/3 मास है, 2 पे 2/3 मास है, ये डिस्क्रीट हो गया, और 1/1 माइनस t किसका MGF होता है एक्सपोनेंशियल 1 हो गया आपका। तो ये आपका एक रैंडम नंबर y है, मान लीजिए ये x1 है ये x2 है, तो x बराबर x1 प्लस x2 हो गया, जहां x1 इज डिस्क्रीट जिसमें 0 पे मास 1/3 और 2 पे मास 2/3, और उधर वो कॉन्टिन्यूअस है दूसरा वाला x2 जो कि है आपका 1/1 माइनस t। अब पूछ क्या रहा है ये कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल, और दोनों इंडिपेंडेंट भी है, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, मीन, तो उसके लिए आपके पास x जो है वो x1 प्लस x2 है, x1 का डिस्ट्रीब्यूशन अलग x2 का अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जब दोनों का पहले मीन निकाल लीजिए, समझ आ रहा है ना करना क्या है, इसमें इनका डाउट है। अच्छा, आंसर मिस्टेक होगा, ओके, तो ठीक है, देख लीजिए, इसमें हो सकता है आंसर गलत हो, आप ठीक से कैलकुलेशन कर लीजिए। तो यहाँ से क्या है, अब वैसे ही बच्चा वही क्वेश्चन पूछ रहा है जो है ना, जो डाउट जिसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे मैं बोला हूँ कि x1 जो है, तो इसका PMF है x1 के पास 0 और 2 है, तो 1/3 2/3, x2 यूनिफॉर्म में है एक्चुअली, तो एक्सपोनेंशियल 1 है, मतलब कॉन्टिन्यूअस है, एक्सपोनेंशियल 1 है। ठीक है, ओके, 1/1 माइनस लैम्डा t। अब यहाँ से x जो मेरा है वो x1 प्लस x2 है, और ये दोनों इंडिपेंडेंट, वैसे भी इंडिपेंडेंट होगा यहाँ पे। अब आपसे पूछ रहा है कि यहाँ से Ex निकालेंगे, तो Ex1 प्लस Ex2, तो x1 का मीन 0 इंटू दिस 2 इंटू दिस, तो ये 4/3 Ex1 आ जाएगा, और इसका मीन 1 है, तो ये 7/3 हो गया, और वेरिएंस निकालने के लिए आप Ex स्क्वायर निकालेंगे, Ex स्क्वायर निकाल लीजिए आप इसका डायरेक्टली, है ना, डायरेक्टली भी लगा सकते हो, इंडिपेंडेंट यहाँ से वेरिएंस सीधा सीधा लिख सकते हो आप x का, तो वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2, तो x1 का वेरिएंस कितना आएगा, है ना, उसके लिए निकाल लीजिए आप अलग से। सो 8/3 सर, टोटल नहीं सर, x1 का आएगा, x1 का 8/3 वेरिएंस, और इसका वेरिएंस कितना आएगा 1, तो ये टोटल वेरिएंस आ गया 11/3, x1 का 8/9 है सर। 8/9, यस सर, 8/9। ओके, 8/9, तो नॉट 17/9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे Ex स्क्वायर आएगा ना, तो 4 इंटू 2/3, फिर माइनस में आपको, अच्छा 8/3 तो Ex स्क्वायर है, जो 8/3 आप बता रहे हो Ex स्क्वायर है एक्चुअली, वेरिएंस क्या आएगा
तो ई एक्स स्क्वायर आप बता रहे थे वो 8/3 फिर उसके हिसाब से। अभी मैं पूछ रहा हूँ वेरिएंस, वेरिएंस क्या होगा ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, तो उससे आएगा। तो 1 मिनट, एक बच्चा वेट कर रहा होगा, उसको बोलता हूँ 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं। एक मीटिंग थी 9 बजे, ठीक है, इसको मैं भी क्लास स्टॉप करूंगा। हाँ ठीक है ना, तो इससे जो भी आता फाइनल क्या 17/9 आ गया, तो उसके हिसाब से डिसाइड कर लो। तो सिग्मा एक्स का आ गया मतलब √17/9 और म्यू एक्स आ गया हमारे पास 7/3, दोनों का रेशियो ले लो, हो सकता है आंसर गलत हो, उसको तो सही करवा देना। तो अभी मैं स्टॉप करता हूँ, एक मीटिंग है 9 बजे है। तो देखो अभी हमने आज क्या किया 4, 5 का जो जो आपके डाउट्स थे वो डिस्कस किए, उसमें काफी गलतियां हुई थी। अभी अपने मार्क्स आप अपडेट कर लेना, जो वहां पोर्टल पे आ रहा है, बाद में देखो कौन कौन से आपके सही हैं वो ऐड कर दो, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा अभी आप पे कितने नंबर आ रहे हैं, है ना, वो है। और 6 का ऑलरेडी जो बैच 4 का लेक्चर 1 है वो 6 का डिस्कशन है, तो आज टेस्ट नंबर 4, 5, 6 का आप कर लेना, तो टोटल 6 लेक्चर हो गए, तो 6 में 1 to 6 का डिस्कशन हुआ है। तो आप वीडियोस डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्कशन है बैच 4 नाम से, वो आप देखिए। तो 1 से 6 में अभी भी अगर टेस्ट 1 से टेस्ट 6 में कोई डाउट रह जाता है तो नेक्स्ट क्लास में आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो कल तो जैम 2022 PYQ डिस्कसन है 6 to 9 में, जो PYQ वाले बच्चे हैं, तो आप वो कंप्लीट करके आइए, कल उसका डाउट करेंगे, क्योंकि पेपर एक बार हमने डिस्कस कर लिया है पूरा 1 to 60, अब कल डाउट ही होगा, तो वो 6, 9 डिस्कस करते हैं। अभी के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट, ठीक है, मतलब क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो